हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमने मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट किया था और आज हम जो है उसका पहला क्लास जो था हमारा वो इंट्रोडक्शन पे था और आज हम सिस्टमेटिक वे से क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो आज का स्कीम क्या रहेगा हमारा कि सबसे पहले हम लेटर मुगल्स को पढ़ेंगे और लेटर मुगल्स को पढ़ने के बाद वहाँ पे हम ये समझेंगे कि जो लेटर मुगल्स में जो जितने रूलर्स हुए तो उसमें फैक्चुअल काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। जब यहाँ से इस चैप्टर से निकल के फिर आप आगे जाते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन और वो जो फैक्ट्स है आपको हमेशा परेशान करते हैं। तो हम यहाँ पे इस क्लास में जो है इनसे रिलेटेड जो है लेटर मुगल से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं और इनके बारे में थोड़ा ब्रीफ जानकारी ले लेंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे कि कॉजेज़ ऑफ मुग़ल एम्पायर क्या था ऐसा कि जो इतनी जल्दी जो है वो डिक्लाइन हो गया। क्योंकि जो है ग्रेट मुगल्स जो है काफ़ी टाइम तक रूल किए। ग्रेट मुगल्स उनको कहते हैं जो पहले जो 6 बादशाह हुए जो काफ़ी अच्छे से रूल किया, बाबर से लेकर के औरंगजेब तक। तो मुग़ल एम्पायर स्टार्ट होता है 1526 में जब बाबर आते हैं और वो काफ़ी स्ट्रगल करके जीतते हैं। बाबर तो है कि वो खुद के दम पे स्ट्रगल करके जो है अपना एम्पायर इस्टेब्लिश करते हैं। बाकी लोगों को जो है पूर्वजों की जो ज़मीन होती जायदाद होती मिल जाती है, उसी तरीके से जो है बाकी जो एम्पायर्स को है जो मिल जाती है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किया रहता है अपना बाबर भाई साहब। तो वो अपने स्ट्रगल से अपना ग्रेट एम्पायर इस्टेब्लिश करते हैं, बट हुमायूं उसको और स्ट्रेंथन करता है। तो हुमायूं से रिलेटेड जो है यहाँ पे जो है उसका टाइम पीरियड 1530 से 56 जो रहा है तो ये पूरा नहीं रहा। यहाँ पे बीच में जो है आपको पता होगा कि जब एक ग्रेट एम्पायर आए थे इंडिया के ही थे वो शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी के टाइम पे शेरशाह सूरी तो उन्होंने जो है हुमायूं को दो बैटल लड़े थे तो उसमें हरा दिए थे। तो हुमायूं को भागना पड़ा था। तो उसका टाइम पीरियड जो है यहाँ से घटा देंगे तो हमें समझ में आएगा कि जो शेरशाह सूरी जो है वो 1539 से 1555 तक जो है वो रूल किया। उनके जो डायनेस्टी है सूर डायनेस्टी जो रूल किया 1539 से 1555 में। तो हुमायूं 15 से 30 से 56 का उसका टाइम पीरियड, और बाकी ये घटा देंगे। तो उसके बाद रहे अकबर द ग्रेट 1556 से 1606, देन जहांगीर, देन शाहजहां जो 1628 से 1658 तक, देन औरंगजेब 1658 से 1707 तक का रूल रहता है औरंगजेब। तो यहाँ तक जो 6 जो एम्पायर थे ये जो है काफ़ी ग्रेट थे और ये इसको ग्रेट एम्पायर कहा जाता है। ग्रेट मुगल एम्पायर के रूल करने वाले कहे जाते हैं। और इसके बाद जो होते हैं औरंगजेब की जो डिमाइस के बाद है उनकी जो है 1707 में उसकी डेथ हो जाती है। तो औरंगजेब की डेथ के बाद जो है एम्पायर में वार ऑफ सक्सेशन देखने मिलता है। क्योंकि जो है मुगल एम्पायर में जो है कौन राजा बनेगा कौन क्या, उसके बाद जो है कोई एम्पायर चले जाते तो वहाँ पे डिक्लेयर नहीं रहता है। तो जब औरंगजेब मर गए तो उसके 4 बच्चे हुए। तो चारों बच्चे में जो है चारों में जो है एक वार ऑफ सक्सेशन देखना पड़ा। तो एक उसमें से वार में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन 3 लोग जो है जो 3 लोगों का नाम रखना है, याद रखना है आपको, मुअज़्ज़म एंड मोहम्मद आजम शाह एंड जो है कमबख्श। तो ये 3 लोग हैं जो औरंगजेब के बेटे हैं। तो ये लोग है वार ऑफ सक्सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और फाइनली जो है मुअज़्ज़म शाह को थ्रोन मिलती है। और मुअज़्ज़म शाह जो है अपने दोनों भाइयों को जो है मोहम्मद आजम शाह और जो है कमबख्श को जो है मार देते हैं, किल कर देते हैं। तो फाइनली जो है मुअज़्ज़म शाह जो है बहादुर शाह के नाम पे गद्दी पे बैठते हैं। और आप ये एक बार लिस्ट देख लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार ये लिस्ट देख लीजिए, इसका क्रोनोलॉजी जो है हमें हमेशा परेशान करेगा। तो क्रोनोलॉजी एक बार देख लीजिए कि सबसे पहला जो है बहादुर शाह जो है 1707 में जो है औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, डिमाइस हो जाती है। तो उसके बाद आते हैं 1707 से आते हैं उसके बाद बहादुर शाह आते हैं जिनको मुअज़्ज़म कहा जाता है। तो ये इसको बाद में जो है जो कुफी खान है तो इनको बोलते हैं साहिब बेखबर। तो ये उनको उतना इंटरेस्ट नहीं था या फिर चीज़ों को अच्छे से रूल नहीं कर पा रहे थे, तो इनको जो है टाइटल दिया जाता है साहिब बेखबर। तो अहमद जो बहादुर शाह है इसको साहिब बेखबर कहा जाता है कुफी खान के द्वारा। तो हम सारे इन्फॉर्मेशन को देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसको जो क्रोनोलॉजी है उसको एक बार देख लेते हैं कि 1707 से 1712 में जो है बहादुर शाह रूल करते हैं। देन उसके बाद आता है जहांगीर शाह और यहाँ पे जो है पॉलिटिकल टर्मोइल काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं
क्योंकि जो है वार ऑफ सक्सेशन चल रहा होता है। देन उसके बाद जो है कोई स्ट्रॉन्ग बादशाह नहीं होता। तो स्ट्रॉन्ग बादशाह नहीं होगा तो जो नोबल्स है, जो उस राज्य में जो नोबल है, जो प्रिविलेज पीपल है, तो उनके पास थोड़ी बहुत पावर होती है, तो वो धीरे धीरे राइज होना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि कितना तरीके से जो है यहाँ पे जो है पॉलिटिकल थ्रोन के लिए जो है वार होता है। क्योंकि यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि सैयद ब्रदर का जो है क्या रोल रहता है कि यहाँ पे फिर ईरानी ग्रुप, तुरानी ग्रुप, अफगानी, फिर हिंदुस्तानी ग्रुप देखने के लिए मिलेंगे। तो वो सब देखेंगे हम आराम से। तो बहादुर शाह आते हैं 1707 से 1712 में, फिर जहांगीर शाह आते हैं 1712 से 1713 तक, 1 साल का रूल रहता है। और फिर इसके बाद आते हैं फारूक सियर 1713 से 1719 में। और यहीं पे हमको देखने के लिए मिलता है 2 छोटे छोटे बादशाह जो अपॉइंट किए जाते हैं जो छोटे टाइम के लिए, जिसका नाम है रफ़ीउद्दौला एंड रफ़ीउद्दराजात। रफ़ीउद्दौला और रफ़ीउद्दराजात फारूक सियर के बाद आते हैं, और दोनों का जो है लंग्स में बीमारी होने के कारण जो है मौत हो जाती है एक ही साल के दौरान में। तो आप यहाँ देखेंगे कि एक ही साल में 4 राजा आ रहे हैं, फारूक सियर, रफ़ीउद्दौला और रफ़ीउद्दराजात। तो ये मैंने इसको मेंशन नहीं किया है। बाकी जो उसके बाद जो है मोहम्मद शाह बनते हैं उन दोनों को जो के बाद। तो मोहम्मद शाह 1719 से 1748 में मोहम्मद शाह रूल करते हैं। देन अहमद शाह जो है 1748 से 1754 में रूल करते हैं, और आलमगीर II जो 1754 से 1759 में रूल करते हैं। और शाह आलम आते हैं 1759 में। शाह आलम II है ये, शाह आलम II जो आते हैं 1759 से 1806 तक में रूल करते हैं। आपको देखने को मिलेगा कि इसका टाइम पीरियड जो है काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं रहता है। नाम मात्र के दिल्ली ऐसा शहर में भी बहुत छोटा सा एरिया रहता है, तो वही है। तो ये इस पे एक कोड भी कहा जाता है, शाह आलम द दिल्ली द पालम। तो पालम तक ही उसका एरिया जो है सीमित रह जाता है शाह आलम का, तो भले इसका इतना बड़ा रेन जो है रहा हो। तो इसके बाद आते हैं अकबर II जो 1806 से लेकर के 1837 तक रहते हैं, और फिर बहादुर शाह II 1837 से 1858 तक। तो एक बार हम फिर से क्रोनोलॉजी को देख लेते हैं कि हमने क्या देखा कि बहादुर शाह सबसे पहले बनते हैं एम्पायर जो है औरंगजेब की डिमाइस के बाद, फिर जहांगीर शाह बनते हैं, फिर फारूक सियर बनते हैं। ये फारूक सियर वही है जो आप आगे पढ़ेंगे कि रॉयल फरमान देते हैं अंग्रेजों को। और जो मोहम्मद शाह है यहाँ पे इसी के टाइम पे बैटल ऑफ करनाल होगा। तो थोड़ा थोड़ा चीज़ें लेके चलते हैं ताकि एक साथ में दिक्कत नहीं हो, फिर हम आगे देखेंगे उसको। अहमद शाह जो है 1748 से 1754 तक रहते हैं। फिर जो है आलमगीर II जो है यहाँ पे जो है 4 लोग है सिंगल नेम से, और बाद उसके बाद आते हैं कि आलमगीर II, शाह आलम II, अकबर II और बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह II। तो बहादुर शाह I, फिर जहांगीर शाह, फिर फारूक सियर, फिर हमारा आता है मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह, देन आलमगीर II। और आलमगीर II के टाइम पे जो है एक हमें डिसिसिव बैटल देखने के लिए मिलता है, बैटल ऑफ प्लासी। तो ये काफ़ी डिसिसिव बैटल है। और शाह आलम II, तो इसके टाइम पे 2 बैटल हमें देखने के लिए मिलता है। एक है 1761 में, कौन सी बैटल है? ये है पानीपत। एंड जो है 1764 में जो है बैटल ऑफ बक्सर देखने के लिए मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अकबर II वही अकबर II है जो राजा राम मोहन को जो है राजा की उपाधि दिया जिसने, तो वो अकबर II ही है। और ये बहादुर शाह जफर है जो हमारे जो है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे कहते हो आप, या फिर 1857 की जो रिवोल्ट कहा जाता है, तो उनको लीड कर रहे थे। तो हम चलते हैं इसको नोट्स के थ्रू एक अच्छे से समझते हैं कि यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिला। तो लेटर मुगल्स में जो है ये 6 ग्रेट एम्पायर थे, और उसके बाद जो है लेटर मुगल्स आए थे। तो हमने वहाँ पे उसकी जो क्रोनोलॉजी है देखा था। तो ये है बहादुर शाह I जो मुअज़्ज़म थे, जो बहादुर शाह के नाम पे जो है थ्रोन में बैठे थे। फिर उसके बाद आते हैं जहांगीर शाह, देन फिर आते हैं फारूक सियर, फिर मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह एंड आलमगीर II और शाह आलम II, फिर अकबर II एंड जो है बहादुर शाह II जिसे बहादुर शाह जफर कहा जाता है। तो इनके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं हम।
तो दोस्तों इससे पहले जो है एक चीज़ समझना जरूरी है, क्योंकि जो औरंगजेब के बाद जो है उसका सक्सेसर कौन बनेगा, कौन एम्पायर को रूल करेगा, वो डिसाइड नहीं था। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं प्रीमोजेनिचर। प्रीमोजेनिचर का मतलब ये होता है कि बहुत सारे जो राजा है या फिर जो एम्पायर है वो पहले से डिक्लेयर कर देते हैं कि हु विल बी द नेक्स्ट रूलर। तो वो लोग चुनते हैं कि जो उसका जो सबसे बड़ा जो बेटा होगा तो उसको जो है एल्डेस्ट सन होगा, हु इज एल्डेस्ट टेक थ्रोन। तो जो सबसे बड़ा होगा तो उसको थ्रोन मिलेगा। तो ये चीज़ जो था राजपूत वगैरह में देखने को लिए मिलता था कि जो बड़े होंगे तो वहाँ पे उसे थ्रोन मिल जाता था, लेकिन मुगल एम्पायर में ऐसा कुछ नहीं था। और यहाँ पे जो है जो बड़े होंगे तो कोई गारंटी नहीं था कि उसको थ्रोन दिया जाएगा। तो बेसिकली ये सिर्फ प्रीमोजेनिचर का जो कमी है सिर्फ यहाँ पे मुगल एम्पायर में नहीं देखने के लिए मिलता है। जो ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था तो वहाँ भी जो है इस चीज़ को फॉलो नहीं किया जाता था। और प्रीमोजेनिचर के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं फैट्रिसाइड। तो फैट्रिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ ऑन ब्रदर्स और सिस्टर फॉर द थ्रोन, मतलब पावर को पाने के लिए अपने भाई बहनों का जो हत्या करना। तो ये चीज़ें है यहाँ पे देखने के लिए मिलता था कहाँ पे, मुगल्स में, कि अपने भाई बहन को जो है उस लोगों को जो है मार दिया जाता था ताकि जो है बाद में वो रिवेंज ना लेने आए, कि वो भी अपना हिस्सा ना लेने आए कि हमें थ्रोन चाहिए या कुछ बाद में क्लेम ना करें। तो जो है प्रीमोजेनिचर की कमी के कारण जो है वार ऑफ सक्सेशन होता है। और फैट्रिसाइड मतलब जो होते हैं किलिंग ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर जो है फॉर द थ्रोन, उस तरीके से। और एक टर्म है अमीर। अमीर उन लोगों को कहते हैं मनसब, अमीर मनसब और नोबल, इन चीज़ों को समझ लेते हैं कि कुछ है मनसब जो है एक जैसा कि कोई रैंक होता है किसी भी, जैसा कि इंडिया अभी क्या है इंडिपेंडेंट है और यहाँ पे धीरे धीरे बहुत सारे जो है मिनिस्ट्री है, तो उसी तरीके से वहाँ पे जो है रैंक होते हैं ऑफिशियल्स के, तो उसे मनसब कहा जाता था। और जिन मनसब का जो रैंक 1000 से कम होगा तो उसे अमीर कहा जाता था। और नोबल उसे कहते हैं जो प्रिविलेज पीपल होता है जिसके पास थोड़ी बहुत आर्मी होगी और एडमिनिस्ट्रेटिव में वो अच्छा खासा पोस्ट रखता हो, और इन्फ्लुएंशियल जो लोग होते हैं उसे जो है नोबल कहा जाता है। तो हमने यहाँ पे मनसब समझा और बाकी नोबल किसे कहते हैं ये आपको डाउट ना रहे तो इसको क्लियर कर दिया। तो चलते हैं कि औरंगजेब के बाद जो है पहला बादशाह आता है हमारा बहादुर शाह, जो मौजम शाह के नाम पे जो है थ्रोन एक्वायर करते हैं, जो 1707 से 1712 में जो है थ्रोन को एक्वायर करते हैं। तो जब वो थ्रोन को एक्वायर करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़ईफ मतलब बूढ़ा हो जाते हैं, 65 ईयर का ओल्ड हो जाते हैं। तो इतने एज में लोगों को उतना ना ही इंटरेस्ट रहती है पॉलिटिकल चीज़ों में, ना ही ज़्यादा कुछ रहती है, तो उनके साथ भी यही था। तो इसी के कारण उसको कहा जाता था कि साहे बेखबर जो है कुफी खान जो है उसने साहे बेखबर कहा बहादुर शाह वन को। और ये जो है औरंगजेब के जो है एल्डेस्ट सन थे, वो क्या थे, एल्डेस्ट सन। तो औरंगजेब का सबसे बड़ा बेटा था बहादुर शाह, जो 65 साल की उम्र में अपना जो थ्रोन में बैठा था। तो इसके सामने जो ये गद्दी में बैठा, तो ये इसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, बहुत सारे जो है चैलेंजेस थे। तो हम बारी बारी से उन चैलेंजेस को देखेंगे। तो सबसे पहला जो है पॉलिटिकल चैलेंजेस क्या क्या था बहादुर शाह के सामने। तो बहादुर शाह ने क्या किया पॉलिटिकल चैलेंज में, ये था कि वहाँ पे जो है धीरे धीरे जो है मराठा, राजपूत, सिख्स और जाट्स, ये सारे जो है अपना एम्पायर जो है धीरे धीरे खड़े करने लगे थे। वो चाहते थे कि हमें एक्नॉलेज कर दिया जाए कि हमारा एम्पायर है। तो उनके साथ जो है ये पैसिफिक पॉलिसी अपनाया। पैसिफिक पॉलिसी जो है ये होता है कि पीपल जो चाहते हैं उनको सेटिस्फाई कर दो, उनके हिसाब से भर भर के उनको ग्रांट्स देना, नोबल्स को, और रिवार्ड्स देना। आप जब लोगों को उसके मनचाह के हिसाब से चीज़ें दोगे तो आपको वो शांति से रहने देगा। तो सेम वही चीज़ था। तो उन्होंने पैसिफिक पॉलिसी अपनाया कि ठीक है, हम जो जिसको चाहिए उसको उसी हिसाब से चीज़ें दे देते हैं। तो मराठा के साथ जो है हिंदू जो रूलर्स है, राजपूत, इन सब के साथ जो है उसका टॉलरेंट पॉलिसी था, काफ़ी अच्छा नेचर था। और यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे कि जो है मराठा के साथ उसका क्या संबंध था। तो मराठा में जो है, मराठा की सबसे पहले हम ट्री समझ लेते हैं कि मराठा के फाउंडर थे मराठा एम्पायर का शिवाजी।
जो है शिवाजी द ग्रेट जो है वो फाउंडर थे मराठा के। तो 1627 से जो है 80 तक उसका क्या रहता है, रेन रहता है। तो उसके बाद जो है उसका बेटा, उनका जो बेटा है संभाजी, तो उसको थ्रोन मिलता है। तो 80 से 89 तक वो रूल करते हैं। उसके बाद जो है औरंगजेब उसको कैप्चर कर लेता है, संभाजी को औरंगजेब कैप्टिव में रख लेता है। तो उसकी जब वो उसको कैप्चर कर लिया जाता है तो इसके बदले में जो है राजा राम जो है थ्रोन एक्वायर करते हैं, जो 1689 से 1700 तक जो है रूल करते हैं, और इसका नेचुरल डेथ हो जाता है। तो फिर शिवाजी 2 जो है राजा राम का बेटा, तो वो रूल करने लगता है 1700 से लेकर के 1707 तक। तो ये क्या है, माइनर है। तो माइनर का रीएजेंट मतलब जो है उसकी माँ सब चीज़ देख रेख करती है, तो रीएजेंट उसे बोलते हैं जो थ्रोन, जो माइनर है उसके जो है बिहाफ पे थ्रोन को अच्छे से देखभाल कर रहे हैं, तो उसको रीएजेंट बोलते हैं। तो उसकी मम्मी थी वो ताराबाई। तो हमने यहाँ देखा कि शिवाजी फाउंडर हैं, फिर उसके बाद संभाजी रूल करते हैं, लेकिन औरंगजेब जो है उसे कैप्चर कर लेते हैं। एंड जो है शिवाजी 2 जो है माइनर, वो रूल करने लगते हैं। तो इसमें एक चीज़ होता है कि संभाजी के बेटे होते हैं साहू जी। तो साहू जी को जो है अरेस्ट कर लिया जाता है, और साहू जी और उसके मदर को अरेस्ट कर लिया जाता है, मुगल कोर्ट में रखा जाता है। तो यहाँ पे ये होता है कि बहादुर शाह जो है, जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो बहादुर शाह ने साहू जी को रिलीज कर देते हैं। तो साहू जी और ताराबाई के साथ जो है कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है। तो ये सब चीज़ें हम आगे जब मराठा एम्पायर पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे समझेंगे कि यहाँ पे बस इतना याद रखना है हमें कि बहादुर शाह 1 ने, जिसे मुअज्जम था जो बहादुर शाह 1 के नाम पे जो है अपना थ्रोन एक्वायर किया, तो उसने जो है जो मुगल एम्पायर जो है औरंगजेब, जिसको जो है साहू जी को कैप्चर कर रखा था, साहू जी और उसके मदर को, तो साहू जी को छोड़ दिया। तो इन दोनों के बीच में जो है पावर स्ट्रगल देखने के लिए मिलता है, शिवाजी 2 और ताराबाई जो है उसकी मदर और जो साहू जी के बीच में। तो मराठा के साथ साथ इनका ये रहता है रिलेशन। तो मराठे के साथ काफ़ी टॉलरेंट रहते हैं, और मराठा ने ये क्लेम कर रखता है कि आपको हमें जो है टैक्स देने हैं, चौथ देना है, सरदेश मुखी देना है। तो जो सरदेश मुखी और चौथ है, सरदेश मुखी और चौथ जो होता है, तो ये एक तरीके का टैक्स है जो यहाँ पे जो है मराठा एम्पायर जो है वो खुद लगाता था, सरदेश मुखी और चौथ। और सरदेश मुखी का मतलब होता है, सरदेश का मतलब होता है लीडर, सरदेश का मतलब होता है लीडर। बोलता है भाई हम आपके लीडर हैं, तो आपके रक्षा कर रहे हैं, आपको डिफेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो 10% टैक्स देता है मराठा को और जो है मुगल एम्पायर जो है सरदेश मुखी। और जो वहीं पे चौथ जो है वो, चौथ मतलब 1/4 हो जाता है, तो 25% चौथ मिलता है। तो चौथ और सरदेश मुखी जहाँ से भी रिलेटेड आएगा तो ये टैक्स मिल रहा है किसको, मराठा एम्पायर को मिल रहा है। अब देख लेते कि सिख एम्पायर के साथ जो है बहादुर शाह का कैसा रिलेशन था। तो सिख एम्पायर के साथ जो है उसका रिलेशन अच्छा था, गुड रिलेशन था, टॉलरेंट था। तो 10वें जो गुरु थे सिख, गुरु गोविंद सिंह, तो उनके साथ अच्छा रिलेशन था। तो उनको हाई मनसब जो है ग्रांट्स किया था, हाई मनसब दिया था बहादुर शाह ने। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये भी देखने के लिए मिलता है कि उन्हीं के जो है रेन में यानी शासन में जो है गुरु गोविंद की जो है हत्या हो जाती है, और उसके बाद एक जो है बंदा बहादुर आते हैं और जो अपने मिलिट्री को स्ट्रेंथन करने लगते हैं। तो उनको उनके साथ कोई मतलब ज़्यादा जो है इंटरफेयर नहीं करा जो है बहादुर शाह ने। तो सिख के साथ अच्छा रिलेशन किया है, मराठा के साथ भी अच्छा है, और बाकी जो हिंदू रूलर्स है उनके साथ रिलेशन अच्छा है बहादुर शाह 1 का। बहादुर शाह से रिलेटेड जो है औरंगजेब के बाद थ्रोन में बैठा मुअज्जम शाह, उसी का नाम था, साहे बेखबर कहते हैं उसे। पॉलिटिकल चैलेंज में जो है ये था कि पैसिफिक पॉलिसी अपना रहा था वो, हिंदुओं के साथ और सिख के साथ जो है अच्छा जो है व्यवहार था। और सिखों के जो 10 गुरु थे, 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह, तो उसको हाई मनसब ग्रांट किए थे। अब देख लेते हैं कि इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या था और मिलिट्री चैलेंजेस, रिलीजियस पॉलिसी क्या था उसकी। तो बहादुर शाह के टाइम पे जो था इकोनॉमिक जो है मिसमैनेजमेंट होने लगता है।
क्योंकि यहाँ इकोनॉमी का जो टर्मोइल है या फिर जो है वहाँ पे क्राइसिस जो देखने मिलता है, तो पहले से ही देखने के लिए मिलता है जब औरंगजेब जो है डेक्कन पॉलिसी अपनाते हैं और डेक्कन में जो आते हैं रूल करने के लिए, तो वहाँ बहुत सारे जो है अपने पैसे जो है बाकी आर्मी को है, बाकी बहुत सारी चीज़ों को है खो देते हैं। तो इकोनॉमी के चैलेंजेस वहीं से स्टार्ट होता है। और यहाँ पे जो है ज़्यादा अच्छे से इकोनॉमी को मैनेज नहीं कर पाते हैं बहादुर शाह, क्योंकि वो खुद ही शाह है, बेखबर है। तो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट रहता है और उसका पॉलिसी क्या है, पैसिफिक पॉलिसी, जिसमें वो लोगों को क्या कर रहे हैं, ग्रांट्स दे रहा है, रिवार्ड्स दे रहा है अननेसेसरी नोवेल्स को खुश करने के लिए, ताकि कोई ज़्यादा नोवेल्स यहाँ जो एग्रेसिव होने लग रहे थे तो उनको चुप करने के लिए। तो इकोनॉमिक चैलेंजेस ये सारे थे। अब मिलिट्री चैलेंजेस में ये था कि सोल्जर्स को ना ही रेगुलर पेड किया जाता था सोल्जर्स को, और ना ही उनको वैसे ट्रेनिंग किया जाता था। तो मिलिट्री तो वैसे भी पहले से वीक होने लगा। और रिलीजियस पॉलिसी में उसका टॉलरेंट पॉलिसी था, जहाँ पे हम देखते हैं कि औरंगजेब का जो पॉलिसी था, तो औरंगजेब जो है थोड़ा सा उसका इंटॉलरेंट जो पॉलिसी था, लेकिन जो है उसी का रिवर्स करता है बहादुर शाह वन। तो बहादुर शाह वन जो है औरंगजेब की पॉलिसी की उल्टा करता है, मतलब जो है रिलीजियस पॉलिसी उसका जो है टॉलरेंट रहता है, सिखों के साथ अच्छा बिहेवियर रहता है, सिखों के साथ अच्छा बिहेवियर रहता है, मराठा के साथ अच्छा बिहेवियर रहता है, राजपूत और जाट के साथ भी जो है टॉलरेंट बिहेवियर रहता है। तो इस तरीके से जो है फिर बहादुर शाह की डिमाइस हो जाते हैं, तो नया बादशाह बनते हैं जहांगीर शाह। तो हमने क्रोनोलॉजी में देखा था कि बहादुर शाह फिर जहांगीर शाह आते हैं। तो जहांगीर शाह के जब बहादुर शाह का डिमाइस होता है, तो उसी टाइम पे जो है धीरे धीरे जो है नॉवेल्स जो है वो उसका इमर्ज होने लगता है, वो अच्छे से पावरफुल होने लगते हैं। तो इसमें 4 ग्रुप जो है आपको याद रखना है, 4 ग्रुप काफ़ी फेमस है। ईरानी ग्रुप, तुरानी ग्रुप, अफगानी ग्रुप और हिंदुस्तानी ग्रुप। ये सारे नॉवेल्स है, ईरानी, तुरानी, अफगानी और हिंदुस्तानी। तो ये 4 तरीके जो है नॉवेल्स इवॉल्व होते हैं। तो इसमें कुछ प्रोमिनेंट जो है नाम है वो याद रखना है, जिसमें है ईरानी में जो है याद रखेंगे हम जुल्फिकार खान को। ईरानी ग्रुप में है हमारा है जुल्फिकार खान है, और तुरानी ग्रुप में है निजामुल मुल्क, जिसको असफ जाह भी कहा जाता है या फिर जिसको चिंगीज़ खान भी कहा जाता है। तो ईरानी ग्रुप जुल्फिकार खान, तुरानी ग्रुप में हो गया निजामुल मुल्क, और अफगानी ग्रुप में हो गया अफगान लीडर्स जो है वो, एंड हिंदुस्तानी ग्रुप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है सैयद ब्रदर्स, जिसे किंग मेकर्स भी कहा जाता है। ये सैयद ब्रदर्स जो है मुगल हिस्ट्री के 4 लोगों को उठा के झटके में राजा बना देते हैं। तो इसलिए इसको किंग मेकर कहा जाता है सैयद ब्रदर्स को, और जो हिंदुस्तानी नॉवेल ग्रुप में था। तो 4 तरीके के नॉवेल्स ग्रुप्स, एक ईरानी, तुरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी में सैयद ब्रदर्स, ईरानी में क्या था, जुल्फिकार खान, तुरानी में था निजामुल मुल्क, और अफगानी में अफगानी लीडर्स, और हिंदुस्तानी में सैयद ब्रदर्स। तो सैयद ब्रदर्स का याद रखना जरूरी है नाम। तो सैयद ब्रदर्स में 2 ब्रदर भाई थे, जो जहाँ भी 2 भाई मिलते हैं कमाल ही कर देते हैं। जब एक ही सोच रहा हो, एक ही प्लान हो, तो फिर इसलिए वो लोग किंग मेकर्स कहलाते हैं। तो वहाँ पे 2 भाई थे सैयद ब्रदर्स, जो हिंदुस्तानी थे। एक का नाम है अब्दुल्ला खान, या फिर जिसे हसन भी कहा जाता है। एक हसन या एक हुसैन के नाम से याद रखिए। एक हुसैन अली खान, एक अब्दुल्ला खान या फिर हसन खान। तो अब्दुल्ला खान है एक है हुसैन अली खान। तो ये है किंग मेकर्स जो सैयद ब्रदर्स हैं। और यहाँ पे जब भी हम नाम लेंगे निजामुल मुल्क का, ठीक है, तो वो तुरानी ग्रुप का है, तो वो सपोर्ट करते हैं मोहम्मद शाह को। और वहीं पे अगर जो है हम जुल्फिकार खान का नाम लेंगे तो वो सपोर्ट करते हैं जहांगीर शाह को। फिर जो है सैयद ब्रदर्स का नाम लेंगे तो वो सपोर्ट करते हैं फारूक शेर को। तो ये जो हमने यहाँ पे जो नाम देखा था, तो जहांगीर शाह को कौन सपोर्ट कर रहा है, जुल्फिकार खान, फारूक शेर को सैयद ब्रदर्स, फिर मोहम्मद शाह को सपोर्ट कर रहा है
मोहम्मद शाह को निजामुल मुल्क जो है सपोर्ट कर रहा है। तो जो है बहादुर शाह के डिमाइस के बाद जो है फिर से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गया। तो नोबल्स काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग हो चुके थे, अपना जो पावर है जमा रहे थे। तो यहाँ पे बात आती है कि लेजिटिमेसी की, तो कोई भी राजा नहीं बन सकता है। तो मुगल्स का जो ब्लड होगा तो वही राजा बनेगा, कि मुगल्स के डिसेंट से होना चाहिए। तो जहांगीर शाह को किस को राजा बनाते हैं? जुल्फ़िकार खान, जुल्फ़िकार खान जो है, जहांगीर खान जो है जुल्फ़िकार खान के सपोर्ट से राजा बनते हैं, एम्परर बनते हैं। और जो जुल्फ़िकार खान जो है काफ़ी इबल आदमी रहते हैं और वो काफ़ी अच्छे से जो है एम्पायर को चलाना चाहते हैं, लेकिन जहांगीर शाह जो है उतना मतलब एबल नहीं रहते हैं। तो जहांगीर शाह जो आते हैं, जुल्फ़िकार खान जो तुर्रानी जो ईरानी ग्रुप के हैं उनके सपोर्ट से आते हैं। तो यहाँ से जो है जहांगीर शाह से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखना है हमें, कि जहांगीर शाह जो है उनका क्या क्या पॉलिसी अपनाया या क्या चीज़ें था। तो जहांगीर शाह के टाइम पे जो है वो कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा था, उसका जो बिहाफ में जो है जुल्फ़िकार खान ही हर एक चीज़ कर रहा था। और इसलिए जो है जहांगीर शाह को जो है लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। तो जहांगीर शाह के टाइम पे क्या हुआ कि उसने जो है जजिया जो सिस्टम था उसको एबोलिश कर दिया। तो जजिया क्या होता था कि जो है जजिया एक तरीके का रिलीजियस टैक्स था। जजिया इज ए रिलीजियस टैक्स जो सिर्फ हिंदू पेड करते थे। तो जजिया को उसने एबोलिश कर दिया। और जो है जुल्फ़िकार खान ने जो है इजारा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। और यही इजारा सिस्टम जो है मुगल एम्पायर में जाके काफ़ी क्राइसिस क्रिएट करेगा, क्योंकि इजारा क्या होता है कि इजारा बोलते हैं ज़मीन को, कोई पीस ऑफ लैंड है उसको इजारा बोलते हैं। मान लेते कि ये लैंड है, इसको इजारा बोल रहे हैं, और ये जिसको दे रहे हैं उसको बोलेंगे इजारेदार। तो हमने इजारेदार को अपना लैंड दिया, उसको बोला कि हमें 100 रुपये यहाँ पे देना है। तो लैंड रेवेन्यू फार्मिंग था ये इजारा सिस्टम। इसमें ये होता था कि जो है बिडर को बुलाया जाता था और जो हाईएस्ट बिड लगाता था तो उसको लैंड मिलता था। और आगे चल करके जो है इजारा जो क्या है, ज़मीन है, एक लैंड है, तो वो एक क्या है, लिमिटेड है। तो इजारेदार सबको खुश करने के लिए इजारेदार बढ़ने लगे, इजारेदार सबको बना दिया गया। मान लो एक थे पहले, अब 4 हो गए, फिर 5 हो गए, तो ऐसे डिवाइड होने लगेंगे लैंड। अब उसको क्या चाहिए मुगल एम्पायर को कि मान लो कि 100 रुपये या फिर 1000 रुपये चाहिए। तो वो धीरे धीरे जो है यहाँ पे अपना फ़ायदा कमाने के लिए जो है यहाँ पे जो किसान है ये जिसे मिला है वो उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, ये भी एक्सप्लॉइट करेंगे, फिर ये भी एक्सप्लॉइट करेंगे। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है यहाँ पे, जो फार्मर्स है, जो पीजेंट्स है, जो किसान है, तो उसका शोषण हो रहा है, उसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो ये जाके आगे चल के इजारेदारी क्राइसिस में कन्वर्ट होगा। काफ़ी अच्छे से जो है एक रीजन बनेगा ये कि इजारेदारी क्राइसिस कितना जो है मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने में ये इसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। और फार्मर्स जो है एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। और इजारेदार बेसिकली आप वही उसको बोलेंगे कि मिडिलमैन जो है, मिडिलमैन ही तो है जो राजा और प्रजा के बीच में, प्रजा कौन है, किसान है, उसके बीच में कौन है, एक मिडिलमैन है जिसको इजारेदार बोल रहे हैं, तो वो। और इसका जो है सिखों के साथ रिलेशन क्या रहा, नॉर्मल जो है गुड रिलेशन था। इसने जजिया को जो है एबोलिश कर दिया टैक्स को, और रेवेन्यू फार्मिंग के तौर पे क्या आया हमारा, इजारा सिस्टम। तो हमने अभी 2 बादशाह पढ़ा, एक बार कुछ रिकैप कर लेते हैं कि बहादुर शाह कौन बने बादशाह। बहादुर शाह का जो है टॉलरेंट पॉलिसी था, औरंगजेब की उल्टा पॉलिसी उसने अपनाया। तो हिंदुओं के साथ अच्छा रिलेशन था, सिखों के साथ अच्छा सा 10वें ग्रुप को जो है हाई मनसब ग्रांट किए थे। और यहाँ पे जो है 3-4 जो ग्रुप है इवॉल्व होते हैं, ईरानी, तुर्रानी, अफगानी, हिंदुस्तानी। तो यहाँ पे सैयद ब्रदर्स हिंदुस्तानी ग्रुप से है
ईरानी ग्रुप से है जुल्फ़िकार खान, और बाद में जो है जहांगीर शाह जो आते हैं जुल्फ़िकार खान की मदद से गद्दी पे आते हैं। तो उसके में क्या होता है कि वो जजिया को एबोलिश करते हैं। तो आपको पूछा जाएगा कि जजिया को एबोलिश किसने कौन सा किया मुगल एम्पायर, तो जहांगीर शाह एबोलिश किया। और जो है पूछा जाएगा आपको कि इजारेदारी सिस्टम जो है किसने स्टार्ट किया, तो जुल्फ़िकार खान ने स्टार्ट किया। किसके रेन में? जहांगीर शाह के रेन में शासन में। तो जहांगीर शाह के टाइम पे जो है इजारेदारी सिस्टम स्टार्ट हुआ। और जो है यहाँ पे एक चीज़ समझना जरूरी है कि इसी बीच में जो है जहांगीर शाह को हरा देते हैं, फारूक शेर एक कॉन्स्पायर करते हैं और वो जहांगीर शाह को हरा देते हैं। बैटल ऑफ आगरा होता है 1713 में, जिसमें फारूक शेर को बादशाह बनाया जाता है। तो फारूक शेर किसकी हेल्प से गद्दी पे बैठते हैं? ये सैयद ब्रदर्स इसे हेल्प करते हैं। तो सैयद ब्रदर्स की हेल्प पे जो है फारूक शेर गद्दी पे बैठते हैं किसके? ये बैटल ऑफ आगरा होता है 1713 में, उसके बाद जो है बैठते हैं। अब देखते हैं कि फारूक शेर के टाइम पे क्या क्या चीज़ें हुआ। तो सबसे पहला कि बैटल ऑफ आगरा 1713 में होता है, जिसमें जहांगीर शाह जुल्फ़िकार खान है ये एक तरफ और फारूक शेर और सैयद ब्रदर्स है एक तरफ। तो इन लोगों की तरफ से जो है वार होता है। तो यहाँ पे जीत जाते हैं, फारूक शेर वाला ग्रुप जीत जाता है, जो सैयद ब्रदर्स जिसको जो है साथ देते हैं। तो फारूक शेर आते हैं 1713 में, अपने गद्दी पे बैठते हैं और 1719 तक रूल करते हैं। और इसके साथ ना एक जो है टाइटल दिया जाता है घृणित कायर, यानी हेटेड कॉवार्ड। हेटेड कॉवार्ड का मतलब है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो है सैयद ब्रदर्स ने उसको गद्दी पे बैठाया था। भाई कोई इंसान इतना इन्फ्लुएंशियल है कोर्ट में जो आपको गद्दी पे बैठा रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ तो रोल रहा होगा चीज़ें में चलाने के लिए। तो बहुत हर एक चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते थे। तो फारूक शेर कुछ भी नहीं कर पाते थे। तो फारूक शेर जो है खुद से कॉन्स्पायर करते थे कि जो है सैयद ब्रदर्स को मारने के लिए। तो एक बार ही ऐसे ही कॉन्स्पिरेसी में जो है सैयद ब्रदर्स के साथ कर रहे थे फारूक शेर, तो सैयद ब्रदर्स को पता चल गया। तो सैयद ब्रदर्स अब क्या चाहेंगे? वो रिवेंज लेंगे, क्योंकि वो क्या है, किंग मेकर है, पहले से पता है। तो इसलिए जो है फारूक शेर को घृणित कायर या फिर कॉवर्ट कहा जाता है, क्योंकि आप बादशाह हो, आपके रेंज में दो लोग हैं, आप उसे हटा क्यों नहीं सकते हो। तो यही रीजन है। तो क्या यहाँ पे एक चीज़ होता है कि जब फारूक शेर जो है कॉन्स्पायर करते हैं सैयद ब्रदर्स को मारने के लिए, तो सैयद ब्रदर्स जो है समझ जाते हैं कि अब ये हमारे लिए अब ठीक नहीं है। तो सैयद ब्रदर्स जाते हैं मराठा के पास हेल्प लेने के लिए। सैयद ब्रदर्स जाते हैं मराठा के साथ हेल्प लेने के लिए। तो मराठा जो है वो कुछ कंडीशंस रखते हैं। तो बोलते हैं कि भाई हम आपका हेल्प क्यों करेंगे। तो सैयद ब्रदर्स कहते हैं बताओ क्या कंडीशन है आपका। तो जो है बालाजी विश्वनाथ पेशवा रहते हैं, तो वो मदद करते हैं मराठा की तरफ से। तो वो कहते हैं कि जो है आपके जो मुगल एम्पायर में जो है साहू जी और उनके मदद को जो है कैप्चर कर लिया गया था, लेकिन जो साहू जी को जो है बहादुर उनके टाइम पे जो है छोड़ दिया गया था, लेकिन उनकी मदर को रिलीज़ नहीं किया गया था। तो बोला था कि आप उनके मदर को जो है रिलीज़ करो, जो साहू जी की जो मदर है तो उनको रिलीज़ करो, फिर हम आपकी मदद करेंगे। तो फिर यहाँ पे मराठा हेल्प करते हैं सैयद ब्रदर्स की, और सैयद ब्रदर्स और मराठा मिलके जो है फारूक शेर को मार देते हैं। तो समझो कि कोई बादशाह को मार दे रहे हैं कोई लोग नॉवेल्स। तो यहाँ पे इसलिए उसे घृणित कायर और जो है हेटेड कॉवर्ड कहा जाता है। तो समझते हैं कि इसके रेंज में जो है क्या क्या चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। तो जजिया जो है वो तो जहांगीर शाह के टाइम में ही एबोलिश कर दिया गया था, तो रिमेन एबोलिस्ट, तो अभी भी एबोलिश ही है। और इसके टाइम में जो है फारूक शेर के टाइम में बंदा बहादुर जो है मिलिट्री आर्म को जो है सिख का जो है मिलिट्री कमांडर था,
वो सिख को काफ़ी यूनिफाई कर रहा था। तो बंदा बहादुर को अरेस्ट कर लिया गया और 1717 में रॉयल फरमान जारी किया था इसी ने। तो फारूक शेर से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो है अब समरी में देख लेते हैं कि क्या याद रखना है। कि सबसे पहला 17 जो है, जहाँ एक बार क्रोनोलॉजी फिर से देख लेते हैं कि बहादुर शाह वन हुए, फिर उसके बाद हुआ जहांदार शाह, जहांदार शाह के बाद हुए फारूक शेर। फारूक शेर का टाइम पीरियड है 1713 से लेकर के 1719। ये किसके मदद से आते हैं? सैयद ब्रदर्स की मदद से, लेकिन सैयद ब्रदर्स ही इसे मार देते हैं मराठा की हेल्प से। और इसने जो है जजिया इसके टाइम में एबोलिश रहा और बंदा बहादुर को ये अरेस्ट कर लेते हैं। और 1717 में जो है रॉयल फरमान देते हैं किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, बिहार, बंगाल और उड़ीसा का तो रॉयल फरमान मिलता है। जब फारूक शेर को जब मार दिया गया तो उसके बाद क्या हो गया? थ्रोन वैकेंट हो गया। तो मुगल में ही जो है दो भाई थे, तो उनको जो है सैयद ब्रदर्स फिर से जो है उसको गद्दी पे बैठाते हैं। तो कुछ ही टाइम के लिए आते हैं रफ़ीउद्दौला और रफ़ीउद्दराजात। तो ये लोग जो है इनको थ्रोन पे बैठाते हैं और एक आध महीने के अंदर में ही जो है रफ़ीउद्दौला का जो मृत्यु हो जाता है। हेल्थ प्रॉब्लम रहती है, इसमें लंग्स में प्रॉब्लम रहता है। और रफ़ीउद्दराजात की भी जो है फिर रफ़ीउद्दौला को बनाता है किंग, उसकी भी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ ही महीने के लिए ये लोग आते हैं, तो इसलिए हमने पढ़ना ज़रूरी नहीं है इसको। और याद रखना है कि फारूक शेर के बाद रफ़ीउद्दौला और रफ़ीउद्दराजात होते हैं, जिसकी लंग्स में बीमारी होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर से जो है एक पॉलिटिकल जो है टर्मोइल आता है। तो फिर अब जो नेक्स्ट हु विल बी द एम्परर, तो यहाँ पे जो है सैयद ब्रदर्स जो है फिर से एक आदमी को बैठाते हैं गद्दी पे, तो उसका नाम रहता है मोहम्मद शाह। टाइटल इसका याद रखेंगे मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीन मिजाज के, तो मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक, ये बहुत कम उम्र के होते हैं, 18 साल के ही रहते हैं। ये है ग्रैंडसन है बहादुर शाह वन के, तो उनका जो है ग्रैंडसन है। और जो है जो सैयद ब्रदर्स जो गेम बजा रहे थे सबकी, तो मोहम्मद शाह ने जो है इसकी गेम बजा दी। मोहम्मद शाह ने जो है निजामुल मुल्क का हेल्प लिया, जो तुरानी ग्रुप का जो है नॉवल था। तुरानी ग्रुप का नॉवल जो है निजामुल मुल्क ने उसे हेल्प की, मोहम्मद शाह की, और सैयद ब्रदर्स को मारने में हेल्प किया। क्योंकि जब कोई इंसान जो है राजा को ही मार दे रहा है, ग्रुप में पॉलिटिक्स चल रही है ऐसी, तो उसको गारंटी नहीं है, ना ही उस पर कोई राजा ट्रस्ट करेगा सैयद ब्रदर्स पे, ना ही जो नॉवेल्स है तो वो ट्रस्ट करेगा, क्योंकि कभी भी वो किसी को भी मार सकता है, और ना ही उस पर कोई जनता ट्रस्ट कर सकता है। तो मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क के हेल्प से जो है सैयद ब्रदर्स को मार देते हैं, क्योंकि दे आर सस्पिशियस, दे आर नॉट ट्रस्टी। उस पर ट्रस्ट करना जो है पॉसिबल नहीं रहता। तो जो है सैयद ब्रदर्स में दो भाई थे, जिसका एक का नाम था सैयद हसन अली और सैयद हुसैन अली। तो हसन अली का नाम था अब्दुल्ला खान और एक है सैयद हुसैन अली। तो सैयद हुसैन अली को जो है फतेहपुर सिकरी में मार दिया था 1720 में, और जो है अब्दुल्ला खान को जो है पॉइजन जहर दे के मार दिया था 1722 में। तो मोहम्मद शाह का रूल में जो है सैयद ब्रदर्स को मारा जाता है निजामुल मुल्क के हेल्प से, मोहम्मद शाह रंगीला जिसे भी कहते हैं। अब इसके में समझ लेते हैं कि मोहम्मद शाह के टाइम पे जो है एक नया लोग आया, जो निजामुल मुल्क है, जो वो भी हेल्प कर रहा है उसका, मोहम्मद शाह का। तो निजामुल मुल्क जो है बेसिकली पहले जो क्या था, गवर्नर हुआ करता था डेक्कन का, डेक्कन वाले रीजन का जो है निजामुल मुल्क गवर्नर हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हुआ कि निजामुल मुल्क ने हेल्प की, मुग़ल बादशाह की हेल्प की, और ये मुग़ल बादशाह ने क्या किया कि डेक्कन की में ही मुवारिस खान को गवर्नर डिक्लेयर कर दिया। मोहम्मद शाह रंगीला ने मुवारिस खान को जो है डेक्कन का गवर्नर डिक्लेयर कर दिया।
और जो है इस वजह से जो है और मोहम्मद शाह रंगीला जो है निजामुल मुल्क के साथ उसका रिलेशन अच्छा नहीं रहता है, तो इसको जाना पड़ता है। तो इसको कहते हैं डिपार्चर टू डेक्कन, डिपार्ट ऑफ डेक्कन। इसको बोला जाता है फॉल्स ऑनेस्ट टू मुगल बट फेस डिसलॉयल्टी। देखो कितना ऑनेस्ट था निजामुल मुल्क, निजामुल मुल्क जिसने मोहम्मद शाह को जो है गद्दी पे बैठाया और उसके साथ ही किया गया डिसलॉयल्टी किया मुगल एम्पायर ने। तो वो जाता है डेक्कन वापस निजामुल मुल्क और वो लड़ता है, बैटल लड़ता है मुबारिज़ खां के साथ। निजामुल मुल्क जाता है और फाइट करता है मुबारिज़ खान के साथ और जीत जाता है। जीतने के बाद जो है डेक्कन में ही वो अपना एक निजाम शाही डायनेस्टी स्टार्ट करता है। कौन? निजाम शाही डायनेस्टी कौन स्टार्ट करेगा? निजामुल मुल्क। निजाम शाही डायनेस्टी स्टार्ट करता है कहाँ पे? हैदराबाद में। हैदराबाद में निजाम शाही डायनेस्टी स्टार्ट कर रहा है निजामुल मुल्क। तो यहाँ पे ये देखने के लिए मिलता है कि निजामुल मुल्क के सहारा से जो है मोहम्मद शाह रंगीला गद्दी पे बैठते हैं, उसी के साथ डिसलॉयल्टी करते हैं, मुबारिज़ खान को डेक्कन के गवर्नर बना देते हैं, जो कि एक्चुअली जो है डेक्कन का गवर्नर पहले निजामुल मुल्क रहता है। तो यहाँ पे निजामुल मुल्क और मुबारिज़ खान के बीच में फ़ाइट होता है, तो जीतते हैं निजामुल मुल्क और एक निजाम शाही डायनेस्टी बनती है हैदराबाद में। इसी बीच में क्या होता है कि नादिर शाह का अटैक होता है। नादिर शाह जो पर्सिया का था, नादिर शाह जो है था पर्सिया का था। पर्सिया किसको बोलते हैं? मॉडर्न डे आज का जो टाइम है वो ईरान के रीजन को पर्सिया कहते हैं। तो वो दिल्ली में आता है, प्लंडर करता है, लूटपाट करता है। तो आपको पता होगा कि जो है इस टाइम तक जो है मुगल का एम्पायर में जो है मिलिट्री उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती है। तो मोहम्मद शाह रंगीला जाता है हेल्प के लिए। किसके पास जाएगा? तो अपने पुराने दोस्त के पास जाएगा। पुराना दोस्त कौन है? निजामुल मुल्क। तो निजामुल मुल्क के पास जाता है मोहम्मद शाह रंगीला हेल्प मांगने के लिए, क्योंकि नादिर शाह जो है दिल्ली आ चुका है, 1739 में पंजाब आ चुका है, वो प्लंडर कर रहा है। और जो है कहा जाता है कि जब नादिर शाह आया तो बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे ब्रूटल मैसाकर हुआ। सोल्जर्स के साथ साथ जो है सिविलियंस को मारा गया, इनोसेंट लोगों को मारा गया। तो ये बहुत भयानक जो था टाइम था। तो दिल्ली की सड़कों में जो है लाश मिल रहे थे, लोग बाहर नहीं निकल रहा था घर से। तो नादिर शाह आया, उसके साथ साथ जो है पीकॉक थ्रोन लेके गया। पीकॉक थ्रोन किसका था? शाहजहां का पीकॉक थ्रोन था, तो उसको भी साथ में लेके गया। और जो है था साथ में जो कोहिनूर डायमंड, जिसकी कहानी ही बहुत दिलचस्प है, जो कोहिनूर डायमंड था उसको भी लेके गया नादिर शाह। तो दो चीज़ें कि पीकॉक थ्रोन को कौन लेके गया? नादिर शाह। और कोहिनूर डायमंड को कौन लेके गया? नादिर शाह। किसके टाइम पे आया है? मोहम्मद शाह रंगीला। जब जो है निजाम तो मोहम्मद शाह रंगीला जाता है हेल्प लेने के लिए निजामुल मुल्क से। तो निजामुल मुल्क उसका हेल्प करता है और जो है नादिर शाह और निजामुल मुल्क के बीच में होता है एक बैटल होता है, जिसे बैटल ऑफ करनाल कहा जाता है। तो बैटल ऑफ करनाल होता है 1739 में। किसके बीच में हो रहा है? नादिर शाह के बीच में और निजामुल मुल्क के बीच में। निजामुल मुल्क या साथ में कह लो मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में भी कह लो आप। तो एक बैटल होता है, तो इसमें जो है नादिर शाह जीत जाता है और ऑफ कोर्स जीतेगा, ठीक। और जो है इसके बाद जो है 1748 में मोहम्मद शाह रंगीला का डिमाइस हो जाता है। तो नेक्स्ट बादशाह आएगा हमारा। तो हम एक बार क्रोनोलॉजी देख लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या देखा। कि लेटर मुगल्स में जो है तो हमने बहादुर शाह 1 को देखा, बहादुर शाह 1, फिर जहांगीर शाह। तो बहादुर शाह 1 को क्या कहते हैं? उसका टाइटल क्या है? साहे बेखबर, जो कुफी खान ने कहा था उसे। और उसके साथ साथ क्या है, उसने क्या किया था? साहू को जो है रिलीज कर दिया था।
और जो जहांगीर शाह के टाइम पे कुछ चीज़ें इजारा को उसने स्टार्ट किया, जजिया ख़त्म कर दिया और लंपट मुल्क कहा जाता था जहांगीर शाह। फारूक शेर है, फारूक शेर को घृणित कायर कहा जाता है क्योंकि ये खुद कंस्पायर करते हैं सैयद ब्रदर्स को मारने के लिए, और 1717 में रॉयल फरमान देता है ये। और इसके बाद दो छोटे छोटे जो टाइम के लिए जो आते हैं, रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दराजात। फिर आते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। इसके बीच में हमने देखा था निज़ामुल मुल्क को जो हेल्प करते हैं, और निज़ामुल मुल्क का ही नाम रहता है असफ जहाँ या फिर चिनक्लीज खा कहते हैं उसे। तो सैयद ब्रदर्स को मार देते हैं मोहम्मद शाह रंगीला, किसके हेल्प से? निज़ामुल मुल्क के हेल्प से। और फिर वहाँ पे जो डेक्कन का गवर्नर होता है निज़ामुल मुल्क, उसको हटा देते हैं और डेक्कन के गवर्नर मुवारिस खान को बना देते हैं। तो मुवारिस खान और निज़ामुल मुल्क के बीच में एक बैटल होता है और जो निज़ामुल मुल्क जीत जाते हैं और वहाँ पे निज़ाम शाही डायनेस्टी स्टार्ट करते हैं हैदराबाद में। तो बीच में आते हैं नादिर शाह जो पिकअप थ्रोन और शाहजहाँ का पिकअप थ्रोन और जो है कोहिनूर को लेके जाते हैं और प्लंडर करते हैं। दिल्ली में बहुत बड़ा मसकर होता है। तो इसी बीच में हेल्प लेने जाते हैं मोहम्मद शाह निज़ामुल मुल्क से। दोनों के बीच में एक बैटल होता है, बैटल ऑफ करनाल 1739 में। और 1748 में क्या होता है? मोहम्मद शाह का डिमाइस हो जाता है। फिर आता है अहमद शाह 1748 से 1754 तक। आगे जो टर्म है हमें जो चीज़ देखने का है वो देख लेते हैं कि अहमद शाह जो है 1748 से 54 तक रूल करते हैं। तो इसी के कंटेम्परेरी जो है पर्सिया यानी ईरान में नादिर शाह था। तो नादिर शाह का डेथ हो जाता है, ठीक। तो नादिर शाह के डेथ के बाद जो है उसकी जो है मृत्यु के बाद जो है जो पर्सिया का जो पॉलिटिक्स है फ्रेगमेंटेड होने लगता है। तो मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगता है। तो उसी पर्सिया का एक रीजन होता है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान इज़ अ पार्ट ऑफ पर्सियन एम्पायर। तो उसी अफगानिस्तान से ही आते हैं अहमद शाह अब्दाली या फिर अहमद शाह दुर्रानी। तो आप देखिए कंटेम्परेरी कौन है अहमद शाह का? अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह हमारा जो है भारत का है और अहमद शाह अब्दाली है अफगानिस्तान का। तो ये आएंगे अब प्लंडर करने। पहले नादिर शाह आए थे, थ्रोन और कोहिनूर लेके जा चुके हैं। अब आएंगे कौन? अहमद शाह अब्दाली जो कंटेम्परेरी है कहाँ के? अफगानिस्तान में है। तो इसके टाइम में देख लेते हैं क्या चीज़ रहा। तो इन्वेड किया इसके अहमद शाह के टाइम पे अहमद शाह अब्दाली ने 2 बार इन्वेड किया 1749 1752 में। तो आपको पूछ लिया जाएगा कि किस बादशाह के रेन में यानी शासन में जो है अहमद शाह अब्दाली ने जो है अटैक किया, इन्वेड किया। तो यहाँ पे जो है 2-3 बादशाह है जिसके टाइम पे जो है वो अपना प्लंडर करते हैं, लूटपाट करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम कि शाह आलम 2 को पढ़ लेते हैं कि शाह आलम 2 कब बैठते हैं। देखिए 1759 से 1754 से 59। तो यहाँ पे गैप है। तो यहाँ पे एक बादशाह हुए जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा देख लेते हैं कि क्या था वो। तो वो है हमारा आलमगीर 2। तो आलमगीर 2 देखिए आलमगीर 2 है, फिर शाह आलम 2 है, फिर अकबर 2 है और बहादुर शाह 2। तो इसमें थोड़े थोड़े ब्रीफ इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ये लोग जो है आगे थोड़े बहुत नाम आएंगे इनके। तो शाह आलम अहमद शाह के टाइम पे कौन आया? अहमद शाह अब्दाली 2 बार इन्वेड किया 1749 में, ठीक। तो यहाँ पे आते हैं अहमद शाह अब्दाली। आलमगीर 2 है, उसका टाइम है 1754 से 1759, जिसके टाइम पे एक ही चीज़ याद रखना है कि आपको 1757 में जो है बैटल ऑफ प्लासी होती है 1757 में। तो उस चीज़ को याद रखना है कि बैटल ऑफ प्लासी होती है 1757 में, जो आलमगीर 2 के रेन में शासन में होता है। फिर उसके बाद आते हैं शाह आलम 2, जिसके टाइम में 2 डिसेसिव बैटल होता है, एक बैटल ऑफ बक्सर होता है और एक बैटल ऑफ पानीपत होता है। शाह आलम के टाइम पे 1759 से लेकर के 1806 ये लंबा टाइम है। तो यहाँ बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ पानीपत हो रहा है। और अकबर 2 से रिलेटेड एक ही इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे कि 1806 से लेकर 37 में रहा। इसी ने जो है राजा राम मोहन को राजा का जो है टाइटल दिया। राजा राम मोहन को जो है राजा का टाइटल किसने दिया? अकबर 2 ने दिया। और बहादुर शाह जफर जो हमारे जो रिवॉल्ट 1857 में जो है रिवॉल्ट में बहादुर शाह जफर जो है पार्टिसिपेट करते हैं।
तो हम शाह आलम टू के देख लेते हैं कि शाह आलम टू का टाइम काफ़ी लंबा रहा, लेकिन कुछ कर नहीं पाया क्योंकि अंपायर उतना वीक हो चुकी है। तो यहाँ पे जो है अहमद शाह जो अब्दाली या फिर अहमद शाह दुर्रानी है वो रेड करते हैं 8 बार इंडिया में, 1748 से 1767 में। तो एक राजा हमने देखा था, कौन, अहमद शाह को देखा था, उसके टाइम पर जो रेन एक बार लूटने आया। फिर आलमगीर टू के टाइम में भी होगा ना, आलमगीर टू 1748 से 1767 में जा रहा है। तो अहमद शाह है। फिर 1754 से लेकर के 1759 तक कौन था, वो था हमारा आलमगीर टू। तो आलमगीर टू के रूम में, आलमगीर टू के टाइम में भी जो है रेड करते हैं। तो अहमद शाह अब्दाली जो है किन किन के टाइम पे रेड कर रहा है, तो एक अहमद शाह के टाइम पे, एक शाह आलम टू के और आलमगीर टू के टाइम पे। तो इन तीनों के टाइम पे जो है अहमद शाह अब्दाली जो है रेड करते हैं कितना, 8 बार, 1748 से 1767 में। दोस्तों जो है हर एक इन्फॉर्मेशन को जो है लिख के लाना पॉसिबल नहीं है। कुछ चीज़ें अगर बोला जाए आपको इम्पोर्टेंट लगे तो आप उसे जो है अपनी कॉपी में जो है नोट्स ज़रूर कर लें, क्योंकि वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको। जब स्टोरी जो नरेट कर रहे हैं तो उनको लिखना और उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब शॉर्ट में लिख लेंगे तो बाद में जब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएगा, और स्टोरी समझना बहुत ज़रूरी है। तो शाह आलम टू के टाइम में क्या हुआ कि अहमद शाह अब्दाली आया जो कि एनेक्स कर लिया किसको, लाहौर को। और 1749 में जो सिंध और पंजाब वाले रीजन जो है वहाँ उसे एनेक्स कर लिया। शाह आलम टू के टाइम में लाहौर को एनेक्स कर रहा है, सॉरी शाह आलम टू का टाइम क्या है, 1759 से 1806 में। तो ये जो है हम देख रहे हैं कि अहमद शाह अब्दाली जो है रेड किया 1748 से लेकर के 1767 में। तो 1748 में जो है उसने लाहौर को जो है एनेक्स कर लिया, और 1749 में सिंध और पंजाब को एनेक्स कर लिया। और 1756 ये टाइम पीरियड किसका है, दिल्ली, आगरा और वृंदावन को जो है उसने जो है अटैक किया, रेड किया। तो ये जो है 1756 ये आलमगीर टू वाला टाइम है, आलमगीर टू। अगर देखिए आलमगीर टू का टाइम है हमारा 1754 से 59, तो 1756 इसी में होता है। तो वो 1756-57 में रेड करने आता है। आलमगीर टू तो दिल्ली, आगरा, वृंदावन ये सब जीत जाता है। और उसने एक जो है अपने बेटे को जो है तिमूर शाह जिसका नाम रहता है उसको गवर्नर बना देता है लाहौर का, लाहौर, मुल्तान और कश्मीर का। और ये बात जो है मराठा को पसंद नहीं आता है। तो मराठा आते हैं जो है यहाँ पे तिमूर शाह है उसको भगा देते हैं, उसको भगा देते हैं। क्या हुआ कि 1756 में दिल्ली, आगरा, वृंदावन को अटैक कर दिया 1756-57 में, कौन, अहमद शाह अब्दाली। और जीतने के बाद जो है वहाँ पे एक गवर्नर नियुक्त करता है जो उसका बेटा रहता है तिमूर शाह, जो लाहौर, मुल्तान और कश्मीर में नियुक्त करता है। लेकिन जो मराठा जो रहते हैं हमारे साउथ में तो उसको पसंद नहीं रहता ये चीज़। तो मराठा अपना एक जो है एक्सपेडिशन करते हैं और जो है तिमूर शाह को भगा देते हैं। तो ये बात अहमद शाह अब्दाली को पसंद नहीं होता है। तो वो दोबारा जो है इंडिया आना चाहता है। 1758-59 के टाइम में प्लान करता है कि मराठा के अगेंस्ट वो वार करेगा। तो वो इस चीज़ को वेट करता है। तो इसी बीच में जो है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का टाइम आता है, जिसमें ये होता है कि जो है अहमद शाह अब्दाली एक साइड रहता है और जो है पहले वो आएगा तो दिल्ली को अटैक करेगा। तो जब इंडिया में एंट्री लेगा उधर से अफगानिस्तान से, तो पहले दिल्ली होता हुआ ही आएगा, वो साउथ जाएगा। तो पहले मुगल एम्पायर होगा को अटैक करेगा। तो मुगल एम्पायर जो है उसकी पावर वगैरह तो कुछ नहीं रहता है। तो मुगल एम्पायर ने पहले से हेल्प मांगे रहता है मराठा से, और मराठा ने ये गारंटी लिया रहता है कि कोई भी अटैक करेगा तो एम्पायर को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है, मराठा की है। और जो है शाह आलम टू उसमें बादशाह रहता है और उसने हेल्प मांगता है मराठा की, क्योंकि मराठा का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, रूल का हेडक्वार्टर है पुणे, और वहीं पे शाह आलम टू मुगल एम्पायर है दिल्ली है।
तो पहले दिल्ली पे अटैक होना होगा, तो शाह आलम पहले से हेल्प मांग लेता है, और जो है मराठा ने पहले से भी गारंटी दे रखी होती है कि हम आपको हेल्प करेंगे, और इसीलिए तो सरदेशमुखी दे रहा है, चौथ दे रहा है मुगल एम्पायर। तो ये दोनों एक साथ हो गए, मराठा और शाह आलम। तो एक जो है मराठा जाते हैं पानीपत लड़ने के लिए अहमद शाह अब्दाली से। यहाँ एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि जो है अहमद शाह अब्दाली एक साइड होते हैं, और वहाँ पे मराठा के साइड से कौन जाते हैं, बाजीराव जो पेशवा है तो वो भेजते हैं रघुनाथ राव को, भेजते हैं जो तिमूर शाह जो था उसको भगाने के लिए। तो इसी चक्कर में तो थर्ड बैटल हो रहा है, तो मराठा थर्ड बैटल के लिए भेजते हैं सदाशिवराव भाव को। थर्ड बैटल को लीड कौन कर रहा है, मराठा की तरफ से सदाशिवराव भाव को, भाव। तो ये बैटल हार जाते हैं मराठा इसलिए हारते हैं क्योंकि सदाशिवराव भाव जो है बहुत कम आर्मी लेके आते हैं, और उसकी कुछ मिस कैलकुलेशंस रहते हैं। अगर उसने अपनी जो कौन साथ है नहीं है अगर अच्छे से कैलकुलेट कर लिया होता तो ये बैटल जो है जीतने की चांसेस होती मराठा के पास। क्योंकि उसने मिस कैलकुलेशन क्या क्या किया, उसने सबसे पहली बात जो है कम लेस नंबर ऑफ सोल्जर्स लेके आया, बोला कि हमें अवध का नवाब सोल्जर्स दे देगा, और अवध का नवाब उसका साथ देना चाहता था, लेकिन बाद में वो मुड़ गया, वो साथ नहीं दिया, वो अहमद शाह अब्दाली की साइड चला गया। और जो है एक जो है जब भी वार लड़ा जाता है, बैटल लड़ा जाता है, तो वो एक दिन का या फिर 2 दिन का खेल नहीं होता, तो उसमें महीनों सालों लगते हैं, लड़ते रहते हैं लोग। तो इसके लिए लड़ने के लिए आपको एनर्जी की चाहिए, एनर्जी के लिए खाना पीना तो प्रोवाइड करना है। तो फूड वगैरह जो है सप्लाई के लिए जो है सूरजमल जाट उसको देना चाहते थे मराठा को। तो मराठा जो है इस पे जो है सदाशिवराव भाव अच्छे से तालमेल नहीं बैठा पाए सूरजमल जाट से भी, तो वहाँ पे उनका भी अच्छे से नहीं बना। तो वहीं पे जो है आप समझेंगे कि अहमद शाह अब्दाली को कौन फूड प्रोवाइड कर रहा था। जो अफगानिस्तान में जो पश्तून थे तो वो फूड प्रोवाइड कर रहा था। पश्तून क्यों कर रहा था, क्योंकि जो है अहमद शाह अब्दाली ने ये बोल के आया था कि ये होली वार है, ये हम अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, तो इसलिए जो है फूड ग्रेन प्रोवाइड कर रहा है। तो जो है और अहमद शाह अब्दाली का साथ फिर जो है अवध के जो नवाब है वो भी दे देते हैं। अवध के नवाब फिर यहाँ पे जो है सदाशिवराव भाव का साथ नहीं देते हैं। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है 1761 में, जो कि मराठा काफ़ी बुरी तरीके से हार जाते हैं। और इसके बाद आते हैं काफ़ी टाइम लगता है थोड़ा इंस्टेंडन होने में, तो इतना भी मजबूत नहीं हो पाते हैं। माधवराव के टाइम पे 10 साल लग जाते हैं थोड़ा एम्पायर को ठीक ठाक बनाने में। तो थर्ड बैटल ऑफ टाइम ये डिसाइड कर देता है कि जो है कौन इंडिया को रूल करने वाला है, पर मराठा अब रूल नहीं कर पाएगा। उसका जो सपना था कि पूरा होल इंडिया को वो जो कन्कर करेगा और अपना रूल करेगा, तो मराठा का सपना वो 1761 जो पानीपत थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ वहाँ से टूट गया। तो हम देख रहे हैं कि जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत और बैटल ऑफ बक्सर हो रहा है वो शाह आलम 2 के टाइम में हो रहा है। तो आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे सब चीज़ों को देखेंगे तो ये जो है लेटर मुगल्स जो है आपको आता रहेगा बीच बीच में। तो हम एक बार जो है क्विक देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखा लेटर मुगल्स में। तो एक बार हम क्विक समरी देख लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा। तो वार देखिए 1707 में जो है औरंगजेब की डेथ हो जाती है, और इसके बाद वार ऑफ सक्सेशन होता है। जो मुअज्जम पहला बेटा रहता है वो अपने दोनों भाइयों को मोहम्मद आजम शाह और कम्बख्श को मार देता है, और जो है बहादुर शाह के नाम पे थ्रोन पे बैठता है। और बहादुर शाह को बोला जाता है शाह बेखबर। तो शाह बेखबर जो है कुफरी खान है, उसने उसको टाइटल दिया है। और जो है बहादुर शाह के बाद जहांगीर शाह आता है। जहांगीर शाह 1712 से लेकर 1713 तक रूल करता है। और यहीं पे जो है फारूक शेर आते हैं 1713 से लेकर 1719 तक में, और मोहम्मद शाह, और इसी के टाइम में जो है 1719 से 1748 तक नादिर शाह आते हैं मोहम्मद शाह के टाइम पे, और जो कि है प्लैंडर्ड करते हैं और जो है पिकॉक थ्रोन और डायमंड जो है कोहिनूर लेके जाते हैं। फिर अहमद शाह आता है इसी के टाइम पे, अब्दाली भी आते हैं, अहमद शाह अब्दाली आते हैं। तो अहमद शाह अब्दाली जो है नादिर शाह के टाइम में, अहमद शाह अब्दाली जो है अहमद शाह के टाइम में
फिर आलमगीर के टाइम में, और जो है शाह आलम 2 के टाइम में, इन तीनों के टाइम में जो है अहमद शाह अब्दाली आते हैं। तो अब्दाली को पूछ लेगा कि इंडिया पे कब अटैक करने आता है, तो तीनों के टाइम में आता है। और जो है अकबर 2 से रिलेटेड जो है, अकबर 2 जो है जो राजा राम मोहन को राजा का टाइटल देते हैं, और सरदार जो बहादुर शाह जफर है जो रिवोल्ट जो है 1857 उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बाद में उन्हें रंगून भेज दिया जाता है और वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है। हमने यहाँ जो चीज़ पढ़ा तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे, तो वो क्वेश्चंस आपको हर दिन का है जो 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है। और फिर जो है नेक्स्ट वीडियो या फिर नेक्स्ट क्लास में उस 10 क्वेश्चन के सॉल्यूशंस बताए जाएंगे। जहाँ पे डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको सॉल्व किया जाएगा। तो हमने देखा कि लेटर मुगल्स जो है वो धीरे धीरे जो है मुगल्स डिक्लाइन होने लगते हैं, और मुगल्स की इकोनॉमी, मिलिट्री, वो सब चीज़ें जो है उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। और जो बैटल ऑफ बक्सर और ये सब चीज़ बाद में डिसाइड कर देता है कि मुगल्स उतना पावरफुल नहीं रहे और इंडिया में उतना वो पावरफुल नहीं रहे। फिर ब्रिटिश अपने आप जो है इवॉल्व होने लगते हैं। तो अब हम चलते हैं कि मुगल्स का डिक्लाइन क्यों हुआ। अब वो समझते हैं कि कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। तो मुगल्स के जो डिक्लाइन है वो उसके क्या क्या कॉजेज हैं। तो आप एक मेंस का क्वेश्चन लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे कि व्हाट, मेंस का एक क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है, लिखना है व्हाट वेयर द मेजर रीजन्स फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने के क्या क्या जो है मेजर रीजन्स हैं, तो ये आपको लिखना है। फिर भी हम थोड़ा इसे ब्रीफली देख लेते हैं कि जो है मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने में बहुत सारे रीजन्स हैं। उसमें से जो है पहला, पॉलिसी ऑफ औरंगजेब जो है वो है कि औरंगजेब के टाइम में क्या था, औरंगजेब खुद जो है अपना स्ट्रॉन्ग बादशाह थे और उसका मिलिट्री एक्सपेडिशन क्या था कि वो डेक्कन में करना चाहता था। उसका ख्वाहिश था कि वो डेक्कन को एनेक्स करेगा। तो ये उसको बहुत ही जो है कॉस्टली चीज़ें था, वो फाइनेंशियली जो है एम्पायर को काफ़ी कमज़ोर कर दिया। और ये कहा जाता है कि ये डेक्कन अल्सर के रूप में कहा जाता है, जो बाद में जो है नेपोलियन उसी तरीके से जो अटैक करते हैं स्पेन पे, तो स्पेन अल्सर जो है नेपोलियन को फेस करना पड़ता है। उसी तरीके से जो है औरंगजेब यहाँ पे डेक्कन अल्सर को फेस कर रहे होते हैं। अल्सर एक घाव टाइप का होता है जो पूरे बदन को कमज़ोर कर देता है। तो उसी तरीके से हुआ औरंगजेब के साथ। औरंगजेब के टाइम जो है डेक्कन एक अल्सर के रूप में दिखा, क्योंकि औरंगजेब उसको पूरा नहीं जीत पाया। पूरे जो है फाइनेंशियली काफ़ी लॉस हुआ, आर्मी में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। तो मुगल्स ये और जो है औरंगजेब का जो है ये सब चीज़ें हुआ। और जो है औरंगजेब का जो फंडामेंटलिस्ट पॉलिसी था और थोड़ा इंटॉलरेंट था वो सब चीज़ें जो है सोसाइटी में जो एक अच्छा मैसेज देता है एक राजा के लिए, तो वो नहीं था। तो एक रीजन हो गया औरंगजेब की पॉलिसी, फंडामेंटलिस्ट पॉलिसी और वो सारी चीज़ें। और दूसरा है वार ऑफ सक्सेशन। वार ऑफ सक्सेशन इसलिए क्योंकि जो है यहाँ जो प्रीमोजेनिचर जो है, हमने पहले समझा था कि प्रीमोजेनिचर क्या होता है कि पहले से डिसाइड है कि एल्डेस्ट सन विल बी द थ्रोन टेकर। जो बड़ा बेटा होगा तो वो थ्रोन उसे मिलेगा। लेकिन जो है मुगल्स में वो क्लियर नहीं रहता है। तो किसी जो बादशाह की डेथ हो जाएगी तो उसमें के बाद जो है वार ऑफ सक्सेशन होगा। तो एक वो चीज़ था। और जो थर्ड नंबर जो है वीक सक्सेसर ऑफ औरंगजेब, वीक सक्सेसर आफ्टर औरंगजेब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो औरंगजेब के बाद जो है 1707 में वो मर जाता है और जो उसके बाद जो है उतना स्ट्रॉन्ग बादशाह नहीं आता है। तो बहादुर शाह क्या है, एक काफ़ी जो ओल्डेस्ट है, एल्डर है, वो उस बादशाह बनता है। वहीं पे जो है जहांगीर शाह जो है हाईली इनकॉम्पिटेंट रहता है, उतना कॉम्पिटेंट नहीं रहता है, चीज़ों को जानकारी नहीं रहती उसको। और फारुखसियर जो है सस्पिशियस रहता है टुवर्ड्स सैयद ब्रदर।
तो ऐसे अंपायर स्ट्रॉन्ग कहाँ से बनेगी, तो डिक्लाइन तो होना चाहिए। तो ये जो है बाद में जो है मोहम्मद शाह जो है अच्छे से जो है निज़ामुल मुल्क का यूज़ नहीं कर पाता है। कहा जाता है कि निज़ामुल मुल्क बहुत अच्छा इंसान था और जो अंपायर को काफ़ी अच्छा बनाना चाहता था, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि मोहम्मद शाह जो है उसको डेक्कन का गवर्नर हटा दिया था। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो एक है कि डिग्रेडेशन ऑफ नॉवेल्स, तो ये भी है कि नॉवेल्स जो है धीरे धीरे जो है अपना फ्रैक्शन चाहते थे। और 4 तरीके के जो है ग्रुप इवॉल्व होते हैं, अफगानी, ईरानी, तुरानी, हिंदुस्तानी। तो ये लोग आपस में फाइट करते हैं पावर स्ट्रगल के लिए, सुप्रीमेसी के लिए। और जो है बैरम खान की तरह जो है जो अकबर को प्रोटेक्ट करने से किया था नॉवेल्स था वो बैरम खान। तो उस तरीके से जो है नॉवेल्स की कमी रहती है। तो एक डिग्रेडेशन ऑफ नॉवेल्स रहता है कि मुगल एम्पायर के डिमाइज के लिए, डिक्लाइन के लिए। तो एक जो है मिलिट्री वीकनेसेस को समझते हैं कि मिलिट्री वीकनेसेस में क्या हो जाता है कि मिलिट्री हाईली डिसऑर्गेनाइज रहता है और इरेगुलरली पेड नहीं होता है। मिलिट्री का मतलब है कि आप उसे डिसिप्लिन में रखें, रेगुलरली पेड रखना है, ऑर्गेनाइज रखना है, तभी तो वो मजबूत रहेगा। और जो है बीच में जो है फ्यूडल स्ट्रक्चर जो है काफ़ी प्रोमिनेंट था। तो फ्यूडल्स के पास मिलिट्री होता था तो वो अपने कंट्रोल में रखते थे, और जो राजा होता था उसमें उसके बात नहीं सुनता था फ्यूडल्स। तो फ्यूडल खुद अपना एक अलग जो है टेरिटरी को इंडिपेंडेंट करना चाह रहे थे। तो ये सारे देखने के लिए मिलता है मिलिट्री वीकनेसेस। इकोनॉमिक रीजन में आप ये समझिए इकोनॉमिक रीजन क्या क्या है डिक्लाइन होने के लिए मुगल एम्पायर का। जहाँ पे शाहजहाँ था उसको बहुत ज़्यादा शौक था कि वो मोन्यूमेंट्स वगैरह बनाएगा, और औरंगजेब एम्बिशियस था कि ही विल बी कैप्चर डेक्कन। बट इसी के कारण जो है जो एम्पायर का जो ट्रेजरी है वो धीरे धीरे एम्प्टी होना स्टार्ट हो जाता है। और बाद में जो है पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट होने लगता है। और ये सारे जो है और बाद में अच्छे से जो है इकोनॉमिक पॉलिसी को, और जो है बाद के जो रूलर्स होते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी को फ्रेम नहीं कर पाते हैं। तो इल फ्रेम्ड रेवेन्यू पॉलिसीज जो है ये सबको जो है एम्पायर को वीक कर देता है। जैसा कि इजारेदार पॉलिसी स्टार्ट किया था जहांगीर शाह ने, तो वहाँ पे उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, तो फार्मर्स का काफ़ी एक्सप्लॉइट हुआ। तो ये सारे रीजन बन गए मुगल्स के डिक्लाइन होने में। अब समझते कि मुगल एम्पायर एंड इमरजेंस ऑफ रीजनल स्टेट। जब मुगल एम्पायर था तो हमने वहाँ पे ये पढ़ा था कि मोहम्मद शाह के टाइम में था निज़ामुल मुल्क, तो उसने निज़ाम शाही डायनेस्टी स्टार्ट की थी हैदराबाद में। तो उसी तरीके से बहुत सारे जो है रीजनल स्टेट्स बनना स्टार्ट हुए थे, जो हैदराबाद बंगाल और मैसूर राजपूत था। तो ये सब जो है आप जो एम्पायर टूट के फ्रैक्शन में डिवाइड हो रहा है। तो एम्पायर जो है पहले ऐसा अब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। अब इस बीच में जो है कंटिन्यूस जो है इन्वेजन हो रहा है। नादिर शाह कितना प्लेंडर करता है, मैसेकर करता है दिल्ली में, और अहमद शाह अब्दाली भी आते हैं, 8 बार आता है और एम्पायर को बहुत ज़्यादा प्लेंडर करता है। और जो है यहाँ की जो वेल्थ है सब जो है लूट के लिए आते हैं, लूटेड प्लेंडर्ड। तो एम्पायर काफ़ी वीक हो जाता है। तो यहाँ पे जो है इन्वेजन होने स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ब्रिटिश बैठे रहते हैं, तो उसे ये समझ में आता है कि जो है ये देखते हैं इतना स्ट्रॉन्ग, बट ये है नहीं, अंदर से खोखला है। तो इसको जो है जीतना ईजीली है हमें। तो वहाँ से जो अंग्रेज है उसके मन में लड्डू फूटने लगता है, और धीरे धीरे वो जो है अपना प्लानिंग बनाते हैं। फिर बैटल ऑफ प्लासी होता है, फिर बक्सर होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों मुगल के जो डिक्लाइन में है बहुत सारे फैक्टर्स थे। तो उसमें सबसे पहला जो है औरंगजेब की जो पॉलिसी है वो औरंगजेब की पॉलिसीज है वीक सक्सेसर हो गए, वार ऑफ सक्सेशन हो गया, डिग्रेडेशन ऑफ मुगल एम्पायर, एंड जो जागीरदारी क्राइसिस भी है एक रीजन उसका।
मिलिट्री वीकनेसेस हो जाएंगे, फिर एम्प्टी ट्रेजरी हो जाएगा, इकोनॉमिक पॉलिसी तो काफ़ी वीक हो जाती है, एक्सटर्नल चैलेंजेस जैसे कि इन्वेडर वगैरह से आते हैं। तो हमने इस क्लास में ये समझा कि जो है लेटर मुगल्स है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे चीज़ों को, तो हमने उसको समझा और काफ़ी अच्छे से डील किया। तो इस क्लास के बाद में जो है आपको 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपको वो 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये जो है हम रोज़ करेंगे कि 10-10 क्वेश्चन लेंगे और उसे सॉल्व करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो टॉपिक ख़त्म होगा उसी से रिलेटेड रहेगा। तो ये वार ऑफ सक्सेशन एंड लेटर मुगल्स उससे रिलेटेड है 10 क्वेश्चन, तो आपको ये सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ कि जो है करेक्ट अबाउट बहादुर शाह द सक्सेसर ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब का सक्सेसर था बहादुर शाह। तो वो ही वाज वेरी इंटॉलरेंट टुवर्ड्स हिंदू चीफ, हमने पढ़ा था कि इंटॉलरेंट नहीं था, टॉलरेंट था। ही मेड पीस विद द सिख गुरु, 10वें गुरु के साथ पीस बनाया था। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन से हम एक बार दिखा देते हैं आपको, आप पॉज करके देख लेना, आप आंसर कर देना, हमें जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करना। और इसका पीडीएफ जो है आपको चैनल में मिल जाएगा, तो आप चैनल को, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा और हम जो है टेलीग्राम पे जो है इसका पीडीएफ डाल देंगे और नेक्स्ट डे में जो है इसका जो सॉल्यूशंस है उसको डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों आपने अगर वीडियो देख लिया है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम यहाँ पे जो है चीज़ों को काफ़ी अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली चीज़ों को डिस्कस करते हैं और जो है समझेंगे और हर दिन जो है 10-10 क्वेश्चन करेंगे। तो देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।